नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत की आहट नाम से हम ये एक सप्ताह मना रहे हैं जिसमें हम बहुत अच्छे रचनाकारों को सुन रहे हैं। इतने दिनों से वो अपने स्त्री सरोकारों से संबंधित रचनाओं का पाठ कर रहे हैं। इस क्रम में आज ये हमारी चौथी कड़ी में जुड़ रहे हैं हमारे साथ हिंदी के प्रख्यात लेखक राकेश तिवारी जी और जयप्रकाश करदम जी। जयप्रकाश करदम जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े एक चिंतक हैं और कहानी, कविताएं और वैचारिक निबंधों की उनकी एक बहुत बड़ी सूची है। इसीलिए सूची मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ। इनका 56 उपन्यास तो बहुत ही अधिक सराहा गया पूरे साहित्य जगत में, और इतनी लंबी सूची है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग इनको यहाँ पे सारे उपस्थित हैं। तो मैं इससे ज्यादा परिचय इनका नहीं दूंगी। बहुत जल्दी से जल्दी चाहूंगी कि मैं आपके कहानीकारों के और आपके बीच में से हटूं, और इनका मैं बहुत ज्यादा स्वागत करती हूँ। और ये एक संयोग की बात है कि आजकल जो कोर्स मैं पढ़ा रही हूँ बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर का, उसमें इनका एक लेख भी लगा हुआ है। तो बच्चे तो बहुत ही उत्साहित थे इनको जानने के लिए, इनसे कहानी सुनने के लिए। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि जिन्हें हम कोर्स में पढ़ रहे हैं उनको हम ऐसे सुनेंगे। तो बहुत सारे इनके काफी सारा इनसे बच्चे और सब लोग सीखते रहते हैं, और कई बिल्कुल मौलिक निगाहों से इन्होंने पूरे सभ्यता समाज की समीक्षा की है। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ जयप्रकाश करदम जी का। राकेश तिवारी जी पत्रकारिता से लंबे समय से इनका जुड़ाव रहा है। इसके अलावा भी वो कहानी, उपन्यास और विभिन्न विधाओं में लगातार लेखन करते रहे हैं। पिछले ही दिनों इनको अभी पुरस्कार मिला था, कहानी का महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको कहानियों के मिल चुके हैं। और फसक उपन्यास तो इनका कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहा। इधर तो कई कहानियां इनकी काफी चर्चित रही हैं, लेकिन फसक उपन्यास शायद मुझे इसलिए भी ज्यादा याद आ रहा है कि वो पढ़ना मेरा छूट जाता है। चारों तरफ से इतनी तारीफें सुनती हूँ, बट राकेश तिवारी जी के मुंह से शायद गलती से निकल गया है कि वो मुझे देंगे, तो मैं इंतजार करती रह गई तो इसलिए वो रह गया। तो दोनों ही बहुत दिग्गज कथाकार हैं हमारे समय के। तो मैं पहले आमंत्रित करती हूँ मैं जयप्रकाश करदम जी को आप इनकी कहानी के पाठ के लिए। उसके बाद हम राकेश तिवारी जी की कहानी का पाठ करेंगे। तो मैं मंच इन्हीं दोनों के हवाले करती हूँ। स्वागत है जयप्रकाश जी आपका। धन्यवाद रश्मि जी। और मैं वो भी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज अपने मित्र, रचनाकार और बहुत बड़े सम्मानित साथी राकेश तिवारी जी के साथ यहाँ कहानी पाठ कर रहा हूँ। मैं बिना किसी भूमिका के अपनी कहानी पर आ रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है पगड़ी। जो गांवों में आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि विशेष अवसरों पर वो परिवार के मुखिया को पगड़ी बांधी जाती है और पगड़ी शीर्षक। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद सरबतिया की जिंदगी में खुशी का दिन आया था। जब भी गांव में किसी लड़के की बारात निकलते देखती या दुल्हन को देखने जाती तो प्राय यह सोचती थी कि मैं भी अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूंगी और सुंदर सी बहू लाऊंगी। जब से उसका बेटा सयाना हुआ था तभी से वह यह कामना कर रही थी कि जल्दी से शुभ घड़ी आए और उसके बेटे की सगाई। उसके जीवन में वह शुभ घड़ी आ गई थी। आज उसके बेटे की सगाई थी। उसके जीवन पिछले कई दिनों से वह भूख, प्यास और थकान की परवाह किए बिना भागदौड़ कर रही थी। हलवाई के इंतजाम और खान पान के सामान से लेकर सारी खरीदारी और अन्य व्यवस्थाएं सरबतिया ने स्वयं की थी, या यूं कहिए सारी व्यवस्थाएं उसको ही करनी पड़ी थी। उसका पति राम सिंह निठल्ला, शराबी और निहायत गैर जिम्मेदार व्यक्ति था। सरबतिया मजदूरी करने जाती और उसका पति दिन भर यहाँ वहां घूमता फिरता। शाम को शराब पीकर आता। सरबतिया की कमाई से ही परिवार की आजीविका चलती थी।
उसने ही अपनी कमाई से मकान बनवाया और बच्चों को पढ़ाया लिखाया। राम सिंह केवल घर बैठकर खाता था। काम के नाम पर वह केवल एक ही काम करता था, जब तब शराब पीकर सरबतिया और बच्चों के साथ गाली गलौज और मारपीट करना। घर के किसी काम में राम सिंह न कोई रुचि लेता था और न हाथ बटाता था। इसलिए जो कुछ सरबतिया करती या चाहती थी, घर में वही होता था। कब कौन सा काम कैसे करना है, सारे निर्णय सरबतिया ही लेती थी। गांव के लोग राम सिंह से अधिक सरबतिया को जानते और मानते थे। मोहल्ले पड़ोस वाले किसी भी काम में सरबतिया को ही पूछते थे। गांव भर में उनके परिवार की पहचान सरबतिया के नाम से थी, सरबतिया का परिवार। गांव की न राम सिंह की न अपनी कोई पहचान थी, न इज्जत, और न उसे कोई किसी काम में पूछता था। बेटे के लिए लड़की सरबतिया ने पसंद की। लड़की वालों से बात भी उसने ही की थी। राम सिंह केवल नाम के लिए साथ में गया था। सगाई की तैयारियों के मामले में भी राम सिंह से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं थी। वह केवल कुछ रिश्तेदारियों में खबर कर आया था, उसके लिए यही काफी था। आज सुबह से सरबतिया एक टांग पर खड़ी थी। नजदीकी रिश्तेदारों का आना कल से ही शुरू हो गया था। उनके ठहरने, खाने की व्यवस्था, पंचों को सूचना, गांव वालों को दावत का न्योता, गीत गाने वाली औरतों के लिए बाकली, पंचों के लिए हुक्का पानी, लोगों में बंटवाने के लिए मिठाई, इन सब के इंतजाम में वह इतनी व्यस्त थी कि उसे अपना कोई होश नहीं था। इंतजाम में कोई कमी न रह जाए, उसका ध्यान केवल इस पर केंद्रित था। राम सिंह इस सब से बेखबर सा था। वह रिश्तेदारों के साथ बैठा बातचीत में व्यस्त था। पंच एकत्र हो गए थे। हुक्का भरकर पंचों के बीच रख दिया गया था। कुछ बीड़ी के बंडल और माचिस भी रख दिए गए थे। सभी पंच हुक्का बीड़ी पीते हुए आपस में बात कर रहे थे। जो हुक्का बीड़ी नहीं पीते थे, वे भी बातों में शामिल थे। हुक्का का एक दौर समाप्त होने के बाद औपचारिकता शुरू हुई। कौन बात शुरू करे? कुछ मिनट तक पंचों के बीच इस बात पर संवाद हुआ। पंचों में मास्टर प्रेम सिंह सबसे बुजुर्ग थे। इसके अलावा वह पढ़े लिखे तथा प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड हेड मास्टर थे। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे। ऐसे अवसरों पर मास्टर प्रेम सिंह ही अक्सर बातचीत का नेतृत्व किया करते थे। उपस्थित लोगों ने मास्टर प्रेम सिंह से ही आग्रह किया, आप ही शुरू करो मास्टर जी। मास्टर प्रेम सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, तो हुक्म है पंचों, कार्यवाही शुरू करें। हाँ जी हाँ, हुक्म है, शुरू करो, सब पंचों ने एक स्वर में कहा। औरतें ढोलक पर गीत गा रही थीं। मास्टर प्रेम सिंह ने सबसे पहले औरतों से गाना बजाना बंद करने को कहा। अरे सुनो, शांत हो जाओ, ये गाना बजाना बंद करो थोड़ी देर के लिए, सगाई का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इधर ध्यान लगाओ तुम भी। औरतों ने तुरंत गाना बजाना बंद कर दिया। तब वह राम सिंह को संबोधित करते हुए बोले, राम सिंह, पंचों को क्यों याद किया है? पंचों, आपके बच्चे का रिश्ता आया है, उसी के लिए आप लोगों को याद किया है। जैसा आप लोग उचित समझें, आप लोग निर्णय लें। बड़ी अच्छी बात है, कहकर मास्टर प्रेम सिंह ने अपने दाएं बाएं बैठे अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, बिचौला कौन है? कन्या पक्ष की ओर से सगाई के लिए आए लोगों के पास एक और बैठा दुबला पतला सा एक व्यक्ति धीरे से उठकर खड़ा हुआ। कंधे पर पड़े अंगोछे से उसने अपने चेहरे को पोंछा और उपस्थित जन समूह की ओर दोनों हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक बोला, मैं हूं पंच। उपस्थित लोगों की नजरें उस व्यक्ति पर टिक गई। सब लोगों ने उसे अपनी अपनी दृष्टि से देखा। मशखरे किस्म के लोगों की भी एक छोटी सी टोली एक और बैठी आपस में चुहलबाजी कर रही थी। उनमें से एक ने धीरे से चुटकी ली, अरे कहां से उठा लाए इस कंकाल को? दूसरे ने कहा, कंकाल कह रहा है, ये कीकर सिंह पहलवान है। तीसरे ने अलग चुटकुला छोड़ा, अजी पहले इसे कुछ खिलाओ पिलाओ ताकि ये ठीक से खड़ा हो सके।
जिन लोगों के कानों तक भी उनकी ये चुटीली बातें पहुंची, सब हंस पड़े। उनकी बात पर हंसी कई पंचों को भी आ रही थी, लेकिन अपनी मर्यादा का ख्याल कर वे गंभीरता का आवरण ओढ़े बैठे। कहीं वह आदमी इस मजाक का बुरा ना मान जाए, यह सोचकर पंचों में से सिब्बा नामक एक आदमी ने उन चुहलबाजों को डांटने का दिखावा करते हुए कहा, ज्यादा मस्खरी मत करो, तुम भी बड़े पहलवान ना हो। मेहमानों के बारे में ऐसी बात करना ठीक बात नहीं है। मस्खरों की टोली सिब्बा का इशारा समझ गई, सब शांत हो गए। मास्टर प्रेम सिंह ने अपनी अनुभवी दृष्टि से ऊपर से नीचे तक उस व्यक्ति को देखा और आश्वस्त होकर कि यह ठीक आदमी है, उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुखदेव है जी। कहाँ के रहने वाले हो सुखदेव जी? शेरगढ़ी का रहने वाला हूं जी। ये शेरगढ़ी कहाँ हुई? मेरठ में है जी। जो तेजगढ़ी के पास है? जी हाँ, वो ही। तुम जो रिश्ता लाए हो वह कहाँ से है? रिश्ता कंकड़ खेड़े से है जी। मास्टर प्रेम सिंह सहित लगभग समस्त उपस्थित लोग कंकड़ खेड़ा के बारे में जानते थे। फिर भी औपचारिकता पूरी करने के लिए मास्टर प्रेम सिंह ने बिचौला से पूछा, यह कंकड़ खेड़ा कहाँ पड़ता है? मेरठ में ही है जी। कंकड़ खेड़ा भी कैंट स्टेशन के पास में। तुम जानते हो दोनों फरीकों को? हाँ जी, अच्छी तरह जानता हूं। देख लेना, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जावे है तो बिचौलिया ही पिटे है पहले। मास्टर प्रेम सिंह के इतना कहते ही उपस्थित लोगों में हंसी का फवारा सा छूट पड़ा। बिचौला भी हंसे बिना नहीं रह सका। लड़की वालों की ओर से आया है कोई? मास्टर प्रेम सिंह ने अगला सवाल किया। हाँ जी, आए हैं, कहते हुए उसने एक ओर बैठे लड़की पक्ष की ओर से आए लोगों की ओर इशारा किया। सब लोगों ने उनकी ओर देखा। मास्टर प्रेम सिंह उनको संबोधित करते हुए बोले, आप लोग भी कुछ बोलो। कंकड़ खेड़ा वालों, कैसे चुप बैठे हो? कंकड़ खेड़ा वालों में से एक व्यक्ति, जो उनमें मुग्ध था, पंचों की ओर हाथ जोड़ते हुए बोला, चुपचाप ना है जी। चुपचाप नहीं हो तो बताओ, यहां किसकी इजाजत से आए हो? मास्टर प्रेम सिंह के इस सवाल ने कंकड़ खेड़ा के लोगों को सख्ते में डाल दिया। जवाब की तलाश में वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उनमें से किसी के पास भी मास्टर प्रेम सिंह के सवाल का कोई जवाब नहीं था। अपने बीच कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने आसपास बैठे लोगों की ओर देखा। एक व्यक्ति ने उनको धीरे से बताया, कह दो पंचों की इजाजत से आए। कंकड़ खेड़ा वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति के बताए शब्दों को दोहरा दिया, कंकड़ खेड़ा के पंचों की इजाजत से आए हैं जी। वहां के पंचों ने कुछ भेजा है यहाँ के पंचों के लिए? मास्टर प्रेम सिंह के इस सवाल का भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे फिर बगलें झांकने लगे। इस बार फिर पहले वाले व्यक्ति ने ही कंकड़ खेड़ा वालों की सहायता की। कह दो सभी पंचों को जय भीम भेजा है। कंकड़ खेड़ा वाले व्यक्ति ने इस बार भी उस व्यक्ति के शब्दों को दोहरा दिया। कंकड़ खेड़ा अजी, वहां के पंचों ने यहाँ के पंचों के लिए जय भीम भेजी है। उनकी जय भीम यहाँ के पंचों को मंजूर है। यहाँ के पंचों की जय भीम भी वहां के पंचों को जाकर देना। मास्टर प्रेम सिंह ने औपचारिक सौजन्यता पूरी की। यह देखकर कि उनके जवाब से मास्टर प्रेम सिंह और अन्य पंच संतुष्ट हैं, कंकड़ खेड़ा वाले व्यक्ति ने राहत की सांस ली और बोला, जी, आप लोगों की जय भीम अपने गांव के पंचों तक जरूर पहुंचाएं। जय भीम नमस्ते की इस औपचारिकता के पश्चात मास्टर प्रेम सिंह ने असली मुद्दे पर बात आगे बढ़ाई। आप लोगों को लड़का पसंद है? जी हाँ, पसंद है, लड़की वालों की ओर से उसी मुग्ध व्यक्ति ने जवाब दिया। लड़के का घर बार भी देख लिया? वह भी पसंद है। मास्टर प्रेम सिंह ने अगला सवाल किया। हाँ जी, सब पसंद है। कुछ और देखना या जानना बाकी है? नहीं जी, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और चौधरी साहब, आप लोगों से मिलने के बाद हम और कुछ ज्यादा संतुष्ट हो गए हैं। हमें और कुछ भी देखना या जानना नहीं है। इसके बाद मास्टर प्रेम सिंह ने राम सिंह को संबोधित किया। राम सिंह, तुमने लड़की देख ली है?
राम सिंह ने घर के दरवाजे के पास खड़ी सरबतिया की ओर देखा। सरबतिया ने उसकी ओर हाँ में सिर हिलाया। राम सिंह ने कहा, हाँ जी, देख ली है। तुम्हें लड़की पसंद है? राम सिंह ने पुनः सरबतिया की ओर देखा। सरबतिया ने पुनः हाँ में सिर हिलाते हुए हाथ से इशारा किया, जो इस बात का संकेत था कि पंच जो कुछ भी पूछें हाँ करते चले जाओ। राम सिंह ने पुनः कहा, हाँ जी, पसंद है। लड़की वालों का घर परिवार भी देख लिया, वह भी पसंद है? हाँ जी, सब कुछ पसंद है। तो फिर लड़के को बुलाओ और काम आगे बढ़ाओ। राम सिंह ने लड़के को आवाज दी। लड़का वहीं एक ओर बैठा था। सरबतिया ने उसको पंचों के बीच जाने का संकेत किया। लड़का गर्दन झुकाए चुपचाप पंचों के सामने जाकर खड़ा हो गया। एक बुजुर्ग ने उसे टोका, अरे ठीक है बेटा कि आज तेरी सगाई होने वाली है, पर इसका यूं मतलब तो ना है कि आज जय भीम या नमस्ते भी ना करेगा। बुजुर्ग की यह बात सुनते ही सरबतिया ने पर्दे की ओट से ही पंचों को नमस्कार करने का आदेश दिया। बेटे ने पंचों को हाथ जोड़ नमस्ते, हरबीर पंचों को हाथ जोड़ नमस्ते कर बेटा। लड़के ने भी अपनी गलती को महसूस किया। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया। जय भीम। जय भीम बेटा, बैठ जा, कई लोगों ने एक स्वर में कहा। लड़का जहां पर खड़ा था वहीं जमीन पर बैठ गया। किसी ने लड़के को टोका, पूरब की ओर मुंह करके बैठ भाई हरबीर। लड़का अपने बैठने की दिशा बदलने लगा तो वहां बैठे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उसे रोका। उनमें से एक युवक बोला, सब दिशाएं समान हैं। यह तो ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया विश्वास है कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करने से ही काम शुभ होते हैं। यह ब्राह्मणवाद को कब तक ढोगे? काम दिशाओं से नहीं होते, सही नहीं होते, हमारे कर्मों से सही होते हैं। जब तक हम इन विश्वासों को मानते रहेंगे, ये विश्वास हम पर हावी रहेंगे। मानना छोड़ दो, कुछ भी नहीं है, बैठा रहने दो उसे जहां बैठा है। उस व्यक्ति की बात का किसी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, अपितु तो किसी ने दबे और किसी ने खुले स्वर में कहा, ठीक बात है, दिशाओं में कुछ ना रखा है, यह तो मन का विश्वास है। बुजुर्ग पंचों ने भी यह कहकर उसकी बात का समर्थन किया। दिशा विशा की कोई बड़ी बात ना है, किधर को भी बैठ जाओ, बैठ जा बेटा, कहीं भी बैठ जा। लड़का जहां बैठा था पुनः वहीं बैठ गया। मास्टर प्रेम सिंह लड़की पक्ष के लोगों को संबोधित करते हुए बोले, लो जी, लड़का आ गया है, करो अपना काम। अभी आए पंचों। कहते हुए लड़की पक्ष के लोगों ने आपस में और बिचौला के साथ कुछ मंत्रणा की। उपस्थित लोग उनको मंत्रणा करते देखते रहे। मंत्रणा समाप्त होने पर उनमें से एक व्यक्ति उठा और उपस्थित जन समूह की ओर हाथ जोड़ते हुए अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, पंचों, हम गरीब आदमी हैं, आपकी शरण में आए। मास्टर प्रेम सिंह ने उसी विनम्रता के साथ कहा, अजी हम लोग आपसे भी गरीब हैं। लड़की वाला तो देने वाला होता है, लेने वाला गरीब होता है। पर पंचों, हमारे पास केवल लड़की है, लड़की के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। अजी वैसे तो जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया, हमें भी केवल लड़की चाहिए। पर आप कह रहे हैं तो केवल लड़की ही नहीं, साथ में आप लोगों की थोड़ी मोहब्बत भी चाहिए। अजी थोड़ी क्यों, खूब लो, मोहब्बत की कोई कमी नहीं है। पर मोहब्बत हम भी सेंतमेंट में नहीं देंगे, इसके बदले हमें भी आप लोगों की मोहब्बत चाहिए। वाह जी, खूब कही, हमारे पास भी मोहब्बत का खजाना है और मोहब्बत देने में हम कंजूस नहीं हैं। हमारी ओर से भी खूब मोहब्बत मिलेगी आपको। दोनों फरीक ऐसे मिल जावें, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। विनम्रता और सद्भाव के इस आदान प्रदान के पश्चात कन्या पक्ष के उस व्यक्ति ने बात आगे बढ़ाई, तो हुक्म है पंचों? हाँ जी, करो काम। उस व्यक्ति ने लड़के के सामने बैठकर उसको अंगूठी पहनाई तथा पतलून कमीज का कपड़ा और एक मिठाई का डिब्बा उसके हाथों में थमाया। इसके बाद पास में रखी एक टोकरी और एक पोटली की ओर इशारा करते हुए वे बोला, पंचों, ये थोड़े से फल हैं और ये घर परिवार के लोगों के लिए कुछ लत्ते कपड़े हैं। कपड़े किस किस के हैं नाम लेके बता दो, पंचों को भी पता चल जाएगा। हाँ जी, अभी लो, कहकर उस व्यक्ति ने अपने साथ के अन्य लोगों की ओर देखा और उनमें से एक को संबोधित करके बोला, देशराज,
भैया बता आके किस किस के कपड़े हैं। देशराज नाम का वह युवक उठा और अपनी जेब से एक कागज निकालते हुए उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गया। कागज पर उन लोगों के नाम लिखे थे जिनको कपड़े दिए जाते थे। वह कागज में से देख देख कर लड़के की माँ, पिता, बहन, बुआ, चाचा, ताऊ और अन्य सगे संबंधियों के नाम पढ़ता गया और उसी के अनुसार कपड़े उठाकर देता गया। सभी संबंधितों को कपड़े दे दिए जाने के पश्चात मास्टर प्रेम सिंह ने कन्या पक्ष के लोगों से पूछा, बस जी हो गया सब कुछ या और कुछ बाकी है? हाँ जी पंचो, एक पगड़ी और है। मास्टर प्रेम सिंह ने लड़के के पिता को आवाज लगाई, राम सिंह आओ भाई, बंधवाओ पगड़ी। किसको बंधेगी? राम सिंह ने सरबतिया की ओर देखा। सरबतिया हाथ के इशारे से पंचों की ओर सरबतिया ने हाथ के इशारे से पंचों की ओर संकेत कर दिया। वह बोला, पंच ही देख लें किसको बंधेगी। अरे भाई, पगड़ी पंचों के लिए नहीं होती, यह होती है परिवार के मुखिया के लिए। तुम्हारे परिवार का मुखिया कौन है, उसे बंधवाओ यह पगड़ी, एक पंच ने कहा। पंच के इतना कहने पर वहां बैठे लोगों में खुसर खुसर शुरू हो गई। सबकी एक ही राय थी कि परिवार की मुखिया तो सरबतिया है, वही सब कुछ करती है, पारिवारिक सामाजिक सारे जिम्मेदारियां वही उठाती है, कौन जानता है राम सिंह को। एक आदमी कह रहा था, बात तो यह सही है कि परिवार की मुखिया सरबतिया है, पर स्त्री को तो नहीं बंधती पगड़ी, वह तो पुरुष को ही बंधती है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी राय व्यक्त की, समाज की यह परंपरा ही तो है कि पगड़ी स्त्री को नहीं बंधती, इस परंपरा को बदला क्यों नहीं जा सकता? परिवार का सारा बोझ स्त्री उठाए, वही दिन रात हर काम में खटे, पुरुष केवल मूंछों पर ताव दिए इधर उधर मटर कश्ती करता घूमे, न कमाए धमाए न कोई और जिम्मेदारी उठाए, ऊपर से दारू पीकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करे, तो वह परिवार का कैसा मुखिया हुआ? भाई मेरी राय में तो जो परिवार की जिम्मेदारी उठाए, परिवार के लिए त्याग करे, वही परिवार का मुखिया है और पगड़ी उसी को बंधनी चाहिए। वह तो ठीक है, पर ऐसा होता कहां है? किसी परिवार में आज तक ऐसा हुआ है? एक व्यक्ति ने उसका प्रतिवाद किया, पर ऐसा होना चाहिए, नहीं तो यदि ऐसे अव्वल दर्जे के निकम्मे और गैर जिम्मेदार लोग मुखिया बनकर समाज के बीच इज्जत पाते रहेंगे, तो इससे निकम्मेपन और गैर जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा। पहले व्यक्ति ने अपनी बात के समर्थन में तर्क दिया। उन लोगों के ये शब्द अन्य लोगों से होते हुए पास में ही बैठी स्त्रियों के कानों से टकराए, तो उनमें भी इस बात को लेकर खुसर खुसर होने लगी। सबसे पहले एक औरत ने प्रतिक्रिया दी, बात तो ठीक कह रहे हैं मर्द लोग, जब सारा कुछ सरबतिया ही करे है और राम सिंह कुछ भी ना करे है, उसे कुछ परवाह ही ना है घर गृहस्थी की, तो वो काहे का मुठ या काहे का मुखिया। दूसरी औरत ने पहली औरत का प्रतिवाद किया, भाई कुछ भी कह लो, मर्द तो मर्द ही हो गए। तीसरी औरत बोली, कमावे धमावे घर गृहस्थी को चलावे, कुछ मर्दों वाले काम करे तब ना मर्द हो गए है, सैत मैत में काहे का मर्द और काहे का मुठ। चौथी औरत ने कहा, कुछ करे या ना करे रहेगा तो मर्द ही, पगड़ी तो राम सिंह को ही बंधनी चाहिए। पांचवी औरत ने उसकी बात को काटा, क्यों बंधनी चाहिए राम सिंह के ही पगड़ी? जब औरत जात सारे काम करे है मर्दों वाले, तो पगड़ी उसको क्यों ना बंधे? पगड़ी तो सरबतिया के ही बंधनी चाहिए। कई औरतों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक बूढ़ी औरत ने सब औरतों को टोकते हुए कहा, अरे तुम ही आपस में गल बजाई करती रहोगी, सरबतिया से भी तो पूछो वो क्या कह रहे हैं, वो किसको पगड़ी बंधवाना चाह रहे हैं। सभी औरतों ने बूढ़ी औरत का समर्थन किया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, असली राय तो सरबतिया की है। और सब औरतों ने बूढ़ी औरत को ही सरबतिया की राय जानने के लिए अधिकृत किया। माँ तुम सबसे बड़ी हो, तुम ही पूछो। लो मुझे कह रही हो तो मैं पूछ लेती हूँ। कहते हुए बूढ़ी औरत ने सरबतिया को पुकारा, सरबतिया अरे कहाँ है तू? यूरी माँ यही हूं। अरे बता पगड़ी किसको बंधवावेगी? इसमें मैं क्या बताऊं माँ, वहां पंच बैठे हैं, यहां तुम बैठी हो। वो तो ठीक है,
पंच अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम करेंगे, पर तेरे घर का मुद्द कौन है ये तो यूं तो तू ही बतावेगी, हम थोड़े ही बतावेंगे। तू जिसको कहेगी पगड़ी उसको बंधेगी। कुछ औरतों का वार्तालाप अभी भी जारी था। बूढ़ी औरत के सवाल के जवाब में सरबतिया कुछ नहीं बोली। इसी बीच एक औरत राम सिंह की तरफदारी करते हुए बोली, सरबतिया क्या बतावेगी इसमें, मर्दों का काम है, मर्द लोग निपटा लेंगे अपने आप। अब फिर जैसा भी है, राम सिंह ही घर में सबसे बड़ा मर्द है, तो वही मुखिया होएगा ना घर का, उसको ही बचावेगी पगड़ी। सरबतिया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि बूढ़ी औरत की बात का क्या जवाब दे। खुशी के इस मौके पर वह खुश रहना चाहती थी, लेकिन इस सवाल ने उसकी खुशी में खलल डाल दी थी। वह दुविधा में डूबी थी और इस दुविधा से निकलने का उपाय खोज रही थी कि उस औरत के ये शब्द सुन वह स्वयं को प्रतिक्रिया देने से नहीं रोक सकी। पगड़ी बंधवाने के निया ही मुखिया है, और कामों के लिए ना है, ना इसे घर में किसी चीज के आने का पता न जानने का। कौन सी जिम्मेदारी उठाई है इसने आज तक, सिवा दिन भर नीमड़ीन में बैठ के ताश खेलने के या जहां वहां भू खाने के। मुंह में को खा लिया और गांड में को निकाल दिया। इसके सिवा क्या किया है इसने आज तक? काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। घर में अन्न के दाने हैं या ना हैं, कैसे पेट भरे, बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, उनकी फीस किताब लत्ते, किसी चीज की कभी कोई फिक्र करी है इसको, रही है इसको? इन कामों की निया मुखिया ना है वो। सरबतिया के मुंह से ये शब्द निकलते ही लोगों के बीच गहमा गहमी तेज हो गई। सब औरतों ने अपनी अपनी तरह से राय व्यक्त करनी शुरू कर दी। हालांकि राम सिंह के प्रति किसी के मन में कोई सम्मान नहीं था। परिवार के लिए सरबतिया के तप, त्याग और संघर्ष को सब जानते थे और सरबतिया का सम्मान करते थे, किंतु राम सिंह की बजाय उसकी पत्नी को पगड़ी बंधे ऐसी कल्पना भी किसी के मन में नहीं थी। लेकिन सरबतिया के शब्दों ने उनकी सोच को इस ओर मोड़ दिया था। अब तक शांत बैठे पंच भी यह सुनकर हरकत में आ गए और परस्पर विचार विमर्श करने लगे। थोड़ी देर विचार विमर्श के बाद मास्टर प्रेम सिंह ने राम सिंह को संबोधित किया। राम सिंह, बताओ भाई, पगड़ी किसको बंधेगी? पहले की तरह राम सिंह ने जवाब की तलाश में फिर सरबतिया की ओर देखा। उसे ऐसा करते देख लोगों ने इस बार तेज प्रतिक्रिया देनी शुरू की। एक पुरुषवादी मानसिकता की व्यक्ति ने कहा, अजी यूं भी कोई मर्द है जो बात बात में अपनी लुगाई की ओर देखता है? मारो झाड़ू ऐसे मर्द को, इससे तो लुगाई ठीक है, उसको ही बंधवाओ पकड़ी। दूसरे ने कहा, लुगाई की ओर ना देखे तो क्या करे, शराब पी के पड़ा रहे यहां वहां, इसे तो कुछ अता पता है नहीं दीन दुनिया का, उसकी लुगाई को पता है। तीसरे ने कहा, अजी जब घर की असली मुखिया सरबतिया ही है तो उसके ही बंधनी चाहिए पगड़ी। लोगों की प्रतिक्रिया जोर पकड़ गई। 2-4 लोगों को छोड़कर सबकी एक राय थी कि घर की मुखिया सरबतिया है, पगड़ी उसको बंधनी चाहिए। कुछ लोगों ने बाकायदा पंचों से गुजारिश की, राम सिंह से क्या पूछना पंचों, वो क्या बतावेगा, सरबतिया को बुलाओ और पगड़ी बंधवाओ। पंचों को भी लोगों की राय उचित लगी। उन्होंने लोगों की राय को महत्व दिया और राम सिंह के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना मास्टर प्रेम सिंह ने खड़े होकर घोषणा कर दी, भाई सुनो, गांव समाज की राय है कि पगड़ी राम सिंह की पत्नी सरबतिया को बंधेगी। इतना कहकर वे एक क्षण रुके और महिला समूह की ओर देखते हुए सरबतिया को संबोधित करते हुए बोले, कहां है सरबतिया, अरे यहां आ और पगड़ी बंधवा। पंचों का यह निर्णय सुन सरबतिया हक्की बक्की रह गई। असमंजस से वह इधर उधर ताकने लगी और इससे पहले कि कुछ बोल पाता मास्टर प्रेम सिंह ने फिर आवाज लगाई, अरे जल्दी आ, देर मत कर, इस काम को खत्म करो और मेहमान भूखे प्यासे बैठे हैं उनको खाना खिलवाओ। उसके आसपास बैठी औरतों ने, जिनमें बूढ़ी औरत भी शामिल थी, उसके असमंजस को तोड़ा और लगभग धकियाते हुए बोली, जाती क्यों ना है, पंचों बुला रहे हैं तो जा और पगड़ी बंधवा। सरबतिया के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। वह धीरे से उठी और पंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश करदम जी।
बहुत बढ़िया कहानी आपने सुनाई और बहुत सहज स्वाभाविक भाषा में जैसे कि लोगों के बीच में जिस तरीके से मर्दवाद और जातिवाद की जो माइंडसेट है वो बना हुआ होता है, वो उन संवादों में बहुत अच्छे से नजर आ रहा था। अब मैं बहुत सम्मान के साथ राकेश तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना कहानी पाठ करें। धन्यवाद करदम जी। स्वागत राकेश तिवारी जी आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं विदुष बेटन का और खास तौर पर रश्मि जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया यहाँ पर एक कहानी पाठ का। और आप सब लोगों का, जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जयप्रकाश जी ने इतनी अच्छी कहानी पढ़ी है, उसके बाद पता नहीं मेरी कहानी जैसी भी होगी, लेकिन मुझे तो पढ़ना ही है। और कोई खास बात ये नहीं थी इस कहानी को पढ़ने के पीछे, क्योंकि मेरे नए संग्रह की कहानी है चिट्ठी जनानिया से। और इस कहानी को मैंने, इसका पाठ, ज्यादातर कहानियां मैंने पढ़ी हैं और इसका पाठ मैंने कभी नहीं किया। ये सोचकर मैंने इस कहानी को यहाँ पढ़ रहा हूँ। और तो मैं शुरू करूं आप लोगों की इजाजत से। इस कहानी का शीर्षक है खतरनाक। इसके कोई मुझे नहीं लगता कि किसी भूमिका की जरूरत है या मैं इस कहानी के बारे में कुछ बोलूं, सीधे कहानी पढ़ता हूं। वह अधेड़ लग रही थी, हालांकि 38 के ऊपर नहीं होगी। एक खूबसूरत युवा स्त्री उसे मनोचिकित्सक के पास लाई है। वह अधेड़ को ऊपर से नीचे तक देखता है, मनोचिकित्सक जो है। उसके उड़े हुए बाल देखकर लगता था किसी महिला के साथ उसकी हाथापाई हुई होगी, जिसने बाल नोचने के बाद जलती हुई लौ से झुलसा दिए होंगे। पर सच यह था कि उसके काफी बाल झड़ चुके थे और वे घने लगे, यह सोचकर उसने हाल ही में कर्लिंग कराई थी। मनोचिकित्सक उसे आरामदेह कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए मुस्कुराता है, यह जानने के लिए उसकी जवाबी मुस्कुराहट का इंतजार करता है कि वह हिंसक प्रवृत्ति की तो नहीं है। इन दिनों उसकी छवि बहुत ही मुंहफट बल्कि आक्रामक स्त्री की हो चुकी है, ऐसा उसकी युवा सहेली ने फोन पर बताया था। मनोचिकित्सक फिर से मुस्कुराता है और उसे गौर से देखता है। उसके तांबेई चेहरे पर गालों की हड्डियां उभरी हुई थी और वह बेहद भौंडा लगने वाला तोतई रंग का सलवार सूट पहने थी। मनोचिकित्सक मौसम की, लजीज व्यंजनों की और जाने किधर किधर की फालतू बातें करने लगता है। शायद यह सामान्य लगने वाले जटिल मरीजों की जांच परख से पहले की कवायद हो। वह बार बार मुस्कुराता है क्योंकि मानता है कि मुस्कुराहट सामने वाले को अहिंसक बनाने का कारगर औजार है। मुस्कुराते हुए ही वह धीरे से शिमला और नैनीताल पहुंच जाता है। फिर रोपवे की बातें करते करते जानना चाहता है कि उसे ऊंचाई से डर तो नहीं लगता। साथ आई युवती को उन बेसिर पैर की बातों से ऊब होने लगी। डॉक्टर की मुस्कुराहट से भी जो देखा जाए तो आकर्षक थी। उसका बस चले तो वह डॉक्टर के कमरे में रखी हर चीज को पत्रिकाओं की तरह उलट पुलट कर देखने लगे, पर यह अभद्रता होती। वैसे भी वहां उलटने पुलटने के लिए था ही क्या। एक मेज, 4 कुर्सियां, प्लास्टिक का एक स्टूल, एक लैपटॉप, दवाइयों की कुछ सैंपल, एक पेन, राइटिंग पैड, उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया, 2-3 किताबें। कमरे के एक कोने में वॉश बेसिन था, जिसके करीब एक डस्टबिन रखा था। एक और डस्टबिन डॉक्टर की टांगों के पास पड़ा था। अखबार और किताबें उसकी मेज पर दाएं हाथ के पास रखी थीं, जिन्हें उठाने का मतलब डॉक्टर का ध्यान खींचना होता। मनोचिकित्सकों के पास स्टेथोस्कोप होता होगा या नहीं,
यह जानने की युवा स्त्री को बड़ी जिज्ञासा हो रही थी, बेचैनी की हद तक। लेकिन इसके लिए मेज की दराज खोले बिना वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी। मनोचिकित्सक झुलसे बालों वाली से पूछता है कि उसे नींद अच्छी आती है। वह हंसती है, रात भर मॉस्किटो रैकेट लेकर मच्छर मारती हूं, दिन में ऊँगती हूं। मनोचिकित्सक, माफ कीजिए, ऐसा लगा उसकी इस बात पर बाहर वाले कक्ष में एक छोटी मेज के सामने बैठा डॉक्टर का सहयोगी हंसा। कौन जाने दूसरा सहायक जो उनके अंदर आते वक्त वाटर प्यूरिफायर के पास खड़ा बोतल में पानी भरता हुआ दिखाई दिया था, वही हंसा हो। कमरे के बीच का दरवाजा बंद था। दरवाजा हमेशा बंद रहता था ताकि मरीज को तसल्ली हो कि उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा। लेकिन मरीज के अंदर दाखिल होने के बाद ये दोनों चौकन्ने होकर अंदर की तरफ कान लगाए बैठे रहते हैं। उनमें से एक काफी हट्टा कट्टा था, दूसरा भी ठीक ठाक ही था। दोनों ही किसी को दबोच कर काबू करने में सक्षम थे। मनोचिकित्सक उसके खानपान और भूख के बारे में पूछताछ करने के बाद अचानक जानना चाहता है कि क्या उसे गुलाब पसंद है। अधेड़ लग रही झुलसे बालों वाली स्त्री साफ इनकार कर देती है। वह उसके चेहरे को देखता है। वह समझ जाती है कि डॉक्टर के देखने में सवाल छुपा है। बताने लगती है, मुझे फूल पसंद नहीं। डॉक्टर मन ही मन कहता है, वह तो तेरा चेहरा बताता है। क्यों? वह पूछता है। डॉक्टर पूछ रहा है, क्यों? उसे पसंद है हर रंग के, हर गंध के। वह पेन उठाकर पैड पर कुछ लिखता है डॉक्टर, और उसकी युवा सहेली को देखता है जिसका ध्यान अब झुलसे बालों वाली की ओर खिंच चुका था। युवती जो साथ आई है डॉक्टर का आशय समझ गई। बोली, अपने पति के बारे में बात कर रही हैं? ओह, उन्हें बुके बहुत मिलते होंगे ना? मनोचिकित्सक ने पूछा। युवा स्त्री ने बताया था कि उसका पति राजनीति में है। कुछ देर रुककर उसने दूसरा सवाल किया, सो व्हाट? अगर उन्हें पसंद है तो? इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को फूल पसंद होते हैं, लेकिन सब पराग चोर नहीं होते, झुलसे बालों वाली बताती है। वह थोड़ा परेशान हो जाता है। डॉक्टर की उलझन का हल युवा स्त्री के पास नहीं है। वह अगल बगल देखने के बाद केवल पराग चोर का अर्थ स्पष्ट करती है, वो जो फूलों का पराग चुरा ले। डॉक्टर की उलझन कम नहीं हुई। पराग चोर का मतलब तो वह भी समझ रहा था। वह अधेड़ लगने वाली स्त्री से ही पूछता है, पराग कैसे चुराते हैं? मतलब मनुष्य पराग कैसे चुराता है? वह मनुष्य है ही नहीं। मतलब कि भंवरा है। मनोचिकित्सक तिरछी निगाहों से देखता हुआ होठों ही होठों में मुस्कुराता है। प्लीज रहने दीजिए। भंवरा बड़ा ही रोमांटिक शब्द है। इट साउंड्स पॉजिटिव। तलखी उसकी पुतलियों पर सवार हो गई थी। मनोचिकित्सक ने उसे पानी पेश किया और उसके शांत होने का इंतजार करने लगा। उसने फिर से कुछ लिखा। यहां आने से पहले युवा स्त्री ने मनोचिकित्सक को फोन पर बताया था कि उसकी एक सहेली है जो अजीब सी हरकतें करने लगी है। अजीब सी बातें करती है, कभी कभी तो बड़ी कोफ्त होती है, कभी कभी तरस भी आता है। हालांकि तरस खाना उसे पसंद नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें बताने के बाद युवती ने चिंतित स्वर में डॉक्टर से पूछा था कि उसकी सहेली को इस हालत से बाहर निकालने का कोई रास्ता है। मनोचिकित्सक पति पत्नी के संबंधों के बारे में खोद खोद कर पूछने लगा। युवती घबरा गई। उसने कहा, वह ज्यादा नहीं बता सकती। मनोचिकित्सक ने मरीज को लाने के लिए कहा और बताया कि केस को आमने सामने व सीधी बातचीत से ही समझा जा सकता है। देखना होगा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से काम चलेगा या कुछ और जरूरत है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मामला तो नहीं है, दवाइयों की जरूरत है या नहीं,
कहीं फैमिली थेरेपी की जरूरत तो नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफर करना पड़ सकता है। युवती ने फैमिली थेरेपी के बारे में पूछने के बाद यह बताना जरूरी समझा कि उनके परिवार में पति पत्नी और एक बेटी है 10-12 साल की। लेकिन इनका मामला थोड़ा पेचीदा है, पति नहीं आ पाएंगे। मनोचिकित्सक ने कारण पूछा तो उसने कुछ बातें स्पष्ट की, कुछ नहीं की। अब मनोचिकित्सक उस महिला की तरफ मुखातिब हो गया है। तो उसे हमिंग बर्ड कह सकते हैं। मनोचिकित्सक ने बात को हल्का फुल्का करने के लिए अपनी घुन्ना मुस्कुराहट के साथ अधेड़ स्त्री से पूछा था, यह कौन सी चिड़िया है? मैं नहीं जानती। हिंदी में उसे क्या कहते हैं मैं भी नहीं जानता, पर मैं उसे गुनगुन चिड़िया कहता हूं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत छोटी चिड़िया है। वह खुद को हवा में स्थिर रखने के लिए मधुमक्खियों, भंवरों और टिड्डियों की तरह तेजी से पंख फड़फड़ाती है, जिससे गुनगुनाहट की ध्वनि निकलती है। और हां, वह फूलों का पराग चूसती है। अधेड़ स्त्री उस चिड़िया की कल्पना करते हुए मुस्कुराई, फिर गर्दन झटक कर बोली, आपको बता दूं, मुझे छोटी चिड़ियों से बहुत प्यार है, और आपने इतनी खूबसूरत और मासूम चिड़िया से उस व्यक्ति की तुलना की। सॉरी, मैं तो पराग चोर। आप भंवरों और चिड़ियों को पराग चोर कैसे कह सकते हैं? वह तैश में आ गई। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर के दोनों सहायक अंदर आ गए। उन्हें ऐसी हिदायत थी, कई बार मरीज बेकाबू हो जाते हैं, उनका काम है तैयार रहना। मनोचिकित्सक उन्हें सब ठीक होने का इशारा करने के बाद बगलें झांकने लगा, फिर बेबस होकर युवा स्त्री की ओर देखा। उसकी हालत देखकर युवा स्त्री का चेहरा सुर्ख हो गया था। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए मनोचिकित्सक ने विषय बदलते हुए कहा, वैसे कोई और तकलीफ नहीं? मन उदास रहता है? हां, कभी कभी रोना आता है, आ जाता है। मनोचिकित्सक का मन किया वह उसे शुक्रिया मेहरबानी कह दे। उस वक्त कैसी इच्छा होती है, मतलब कभी ऐसा विचार मन में आता है कि जिंदगी बेकार है। विचार आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो है ही बेकार। उसने अधेड़ स्त्री को कुछ बातें समझाई, सोच को पॉजिटिव रखने की नसीहतें दी। वह तटस्थ बनी रही और तो डॉक्टर ने फिर से पिछली बात का सिरा पकड़ लिया। तो पराग चुराने वाले जिस व्यक्ति की बात आप कर रही थी और जो आपके मुताबिक भंवरा नहीं है, गुनगुन चिड़िया नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, तो वह है क्या? उस महिला के चेहरे की तरफ उसने देखा। भालू है। मनोचिकित्सक का दिमाग फटना चाहता है, लेकिन वह याद करता है कि वह तो मनोचिकित्सक है और उसके दिमाग को ऐसी बातों से फटना नहीं चाहिए। झुलसे बालों वाली स्त्री जो अधेड़ लगती थी, अपनी रॉ में बोलती जाती है कि वह भालू यानी कि वह बहुत मोटी खाल का बना है। उसकी खाल में भालू की तरह घने बाल हैं। वह मधुमक्खियों के छत्ते से भी सटासट शहद निकाल सकता है और गटागट गटक सकता है। वे उसे काट नहीं सकती। डंक के विरुद्ध उसके बाल ढाल का काम करते हैं। उसे मधु पसंद है। लेकिन आपने तो कहा था वह पराग चुराता है। मधु किससे बनता है? पराग से, डॉक्टर ने झेपते हुए कहा। तो ये दो अलग अलग बातें कैसे हुई भला? डॉक्टर को लगा वह उससे उगलवाने के चक्कर में खुद ही फंस रहा है, इसीलिए वह दोबारा झेप कर रह गया। इस झेप में वह युवा स्त्री की तरफ नजर नहीं उठा पाया। राइट, बात तो एक ही है, डॉक्टर ने थके स्वर में कहा। उसकी सवाल जवाब करने की इच्छा खत्म होने लग रही थी। मनोचिकित्सक को चुप देखकर झुलसे बालों वाली झुलसे बालों वाली ने अपनी ओर से सवाल कर दिया कि क्या वह कभी उत्तरी अमेरिका गया है? मनोचिकित्सक ने गर्दन को 2 बार हिलाकर इनकार किया। वह बोली, मैं भी नहीं गई। फिर मुस्कुराती हुई पूछने लगी, डिस्कवरी तो देखते होंगे? उसने स्वीकृति में सिर हिलाया,
पर आश्चर्य के साथ कि यह कैसा सवाल है, अधेड़ स्त्री ने छट से एक और सवाल दाग दिया। डिस्कवरी में कभी ग्रिजली बेयर देखा, भूरा भालू? वह उसका उत्तर मिले बिना ही बताने लगती है कि भूरे भालू मांसाहार के लिए मछलियों का शिकार करते हैं। वे बहुत आसानी से मछलियां पकड़ लेते हैं। मनोचिकित्सक का मन अब भी बुझा हुआ लग रहा था, लेकिन अधेड़ स्त्री ने अपनी बात जारी रखी। जब वह मत्स्य कन्याओं का आलिंगन करता है तो भालू की तरह ही एकदम अशिष्ट तरीके से, बेअरहक। मनोचिकित्सक की उदासी मामूली हैरानी में बदल गई। वह मत्स्य कन्याओं को होठों ही होठों में उच्चारित करता है। युवा स्त्री उसकी मदद करना चाहती है। मतलब यह कि जब वह स्त्रियों को हक करता है तो यह बात मुंह से निकलते ही युवा स्त्री भयभीत हो गई। उसने डॉक्टर से एक वादा चाहा कि वह कभी किसी को नहीं बताएगा कि मरीज को कौन लेकर आया था। वह हैरान रह गया। ऐसा क्यों? उसने पूछा। युवा स्त्री ने बताया कि कभी कभी प्रभावशाली लोग अपने निजी जीवन की बातों को सार्वजनिक जीवन के लिए खतरा मानते हैं। ऐसे में वह खुद परेशानी में पड़ सकती है। उसका इशारा अधेड़ स्त्री के पति की तरफ था। मनोचिकित्सक ने उसे आश्वस्त किया कि वह ऐसा नहीं करेगा। यूं भी मरीजों को लाने वालों के बारे में पूछताछ कोई नहीं करता जब तक कि पुलिस केस न हो। युवा स्त्री को तसल्ली हुई। डॉक्टर इस छोटे से व्यवधान के बावजूद मत्स्य कन्याओं में उलझा था। उसने फिर से अधेड़ स्त्री पर ध्यान केंद्रित किया। वह फिर से बताने लगी, मत्स्य कन्याओं की बात करते हुए उसे आत्मग्लानि नहीं होती। यानी कि अपने पति के बारे में बता रही। मत्स्य कन्याओं की बात करते हुए उसे आत्मग्लानि नहीं होती, कोई अफसोस या पछतावा नहीं होता। पूरी बेशर्मी के साथ सिर उठाकर बात करता है। वह उस चिड़िया की तरह गुनगुन नहीं करता, भालू की तरह डों करता है। उसके शब्द लड़खड़ाते नहीं, बल्कि उसके मुंह से शब्दों का फव्वारा फूटता है। डॉक्टर मत्स्य कन्याओं को फिर से बुदबुदाता है। तभी वह स्पष्ट कर देती है, मत्स्य कन्याएं मतलब जलपरियां। लेकिन उन दिनों वह मुझे वन कन्या कहता था, जंगली औरत, जिसमें ऐसा ताव होता है कि जाने दीजिए। वह हंसती है और खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। मनोचिकित्सक भी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। इस खंडहर में ताव। वह भी हंसना चाहता है पर हंसता नहीं। युवा स्त्री को देखता है जिसने बताया था कि किसी को हंसता देखकर उसकी सहेली बहुत सतर्क हो जाती है। युवा स्त्री नजरें दीवार की ओर फेर लेती है, क्योंकि मनोचिकित्सक भी युवा है और उसे कनखियों से देख रहा है। आप किन दिनों की बात कर रही हैं? मनोचिकित्सक अपने मरीज से पूछ रहा है। आप किन दिनों की बात कर रही हैं? जब मैं उसके प्रेम में पड़ी थी। 16 साल पहले की बात है। कुछ देर की खामोशी के बाद वह अपने बालों पर हाथ फेरती हुई बोली, मेरे बाल झड़ गए, चेहरे पर झुर्रियां नजर आने लगी हैं। फेशियल कराने से कुछ नहीं सुधरता। एजिंग को भले कुछ समय के लिए रोक लो, लेकिन जो भालू करता है उसके असर को वह उम्र से ज्यादा मारक है। वह रुआंसी हो गई। आपके पति तो कविताएं भी लिखते हैं शायद, मैडम ने फोन पर बताया था। वह इस बार मैडम युवती की ओर सीधे देखकर मुस्कुराता है। युवती भी बिजली की तरह हल्का सा कौंधती है। झुलसे बालों वाली का चेहरा गुस्से से बदरंग हो जाता है। घंटा लिखता है कविता। भालू सिर्फ तुकबंदी कर सकते हैं। डॉ 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 डॉ। मनोचिकित्सक को यह डॉ डॉ तुकबंदी बहुत अच्छी लगी। वह मुस्कुराता है, पूछता है, सीधे शब्दों में बताइए कि आपके साथ हुआ क्या? I mean, आप क्या महसूस करती हैं? ठगा हुआ, वह तुरंत जवाब देती है। मनोचिकित्सक खुद ही ठगा सा रह जाता है। वह इसका मतलब जानना चाहता है। वह कहती है, मैं नहीं समझा सकती कि कैसा महसूस होता है। ठगे जाने में सबसे बुरा यह होता है कि आपको पता होता है ठग लिया गया। मनोचिकित्सक के सवाल अचानक ही चुप गए। अधेड़ स्त्री अब भी तुकबंदी पर अटकी थी। वह बताना चाहती थी कि डोडो की औलाद, उसका पति, कैसी फूहड़ कविताएं लिखता है, लेकिन वह
यह सब नहीं बताती। कहती है जैसे वह जानता है कि राजनीति कैसी हो, भाषण कैसा हो, बयान कैसा हो, वैसे ही वह जानता है कि तुकबंदी कैसी हो। युवा स्त्री डॉक्टर को समझाने लगती है, उसकी जो सहेली है। साहित्य जगत में ऐसे लेखन को कविता कोई नहीं मानता, लेकिन राजनीतिक हलकों में तुकबंदियां कभी कभी बड़ी मूल्यवान हो जाती हैं, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर चलाने के मकसद से पूरा करती है, चलाने से मकसद पूरा करती है, जिसके लिए उन्हें लिखा जाता है। ये जो भालू है ना, अधेड़ स्त्री बोलना चाहती है कि उसके पति कि उससे पहले डॉक्टर बोल पड़ता है, ग्रिजली बेयर या आपके पति? आप भालू ही कहिए, मतलब कि जिसके साथ आप रहती हैं। डॉक्टर को थोड़ा चुहल सूझ रही थी। वह कोई उत्तर नहीं देती, केवल बताती है कि भूरे भालू को मत्स्य कन्याओं से खेलने में परम सुख प्राप्त होता है। वह उन्हें वहां से पकड़ता है जहां से उनका शरीर मनुष्य का होता है, कमजोर हिस्से से, धड़ के मछली वाले निचले हिस्से से नहीं। वहां से फिसल जाने का खतरा रहता है। मनोचिकित्सक ठीक ठीक समझ न पाने में पेश आ रही दिक्कत के बारे में बताना चाहता है और कुनमुनाता है, लेकिन पूछता दूसरी तरह से, आपके घर में एक्वेरियम है? हाँ, वो एक्वेरियम लाफिंग बुद्धा, घोड़ा, कछुआ, ऐसी कई विचित्र चीजों को शुभ मानता है। आपको कभी ऐसा लगता है कि उस एक्वेरियम में मत्स्य कन्याएं तैर रही हैं? या कभी ऐसा लगता हो कि भालू उनकी ओर बढ़ रहा है? वह उसकी आंखों में झांक कर उसके भय को ढूंढना चाहता है। अधेड़ स्त्री अपनी छूट गई अधूरी बात को जारी रखती है। वह एक एक मत्स्य कन्या का नाम लेकर उसके साथ जल क्रीड़ा का उल्लेख करता है। उसे संकोच नहीं होता। मैंने कहा था ना कि उसके शब्द लड़खड़ाते नहीं, बल्कि उसके मुंह से फव्वारे की तरह फूटते हैं। वह बताता है कि मत्स्य कन्याएं उसके पीछे इस तरह भागती हैं जैसे मछलियां रोशनी के पीछे। दरअसल रोशनी वह खुद दिखाता है। ऐसी रोशनी जो केवल हमारा भ्रम होता है। मनोचिकित्सक को सिगरेट की तलब लगी है। वह अपने अंदर छटपटाहट महसूस कर रहा है। ऊपर से इस स्त्री की बातें। वह 5 मिनट का समय मांगते हुए उसकी सहेली से कहता है, आप इन्हें समझाइए कि डॉक्टर कविता की भाषा नहीं समझते। वह बाहर निकल गया। दोनों सहेलियां बातें करने लगी। युवा स्त्री समझाती रही कि उसे इस तरह नहीं बल्कि सीधे सीधे बात करनी चाहिए। अगर वह समझेगा नहीं तो कोई निदान नहीं सुझा सकता। वह युवा स्त्री की ओर देखती रही। माफ कीजिए, वह यानी कि जो मरीज है युवा स्त्री की ओर देखती रही। सुना कुछ नहीं, जैसे उसके दोनों कानों के बीच कोई सुरंग हो और बातें यहां से वहां निकलने का रास्ता बना लेती हो। वह 7 मिनट बाद लौटा। लघुशंका से निपटकर उसने वॉशरूम में हाथ धोए, कुल्ला किया और हाथों को सूंघा। सिगरेट की गंध आ रही थी। दोबारा हाथ धोए और आते ही हाँ तो अब बताइए कहकर अधेड़ लगने वाली महिला की ओर देखा। वह थोड़ा तरोताजा लग रहा था। एक फिल्म थी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स, आपने देखी? अधेड़ स्त्री ने उल्टा उससे सवाल किया। इंतहाई सवालों से परेशान कर देने वाले मरीजों से कभी कभी ही सावधा पड़ता है। शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, कहता है। शायद देखी हो, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मुझे फिल्मों के नाम याद नहीं रहते। खैर, ये जो भालू है अपनी उम्र बढ़ाने के लिए जलपरियों के आंसू पीने की तमन्ना नहीं रखता, जैसा फिल्म में होता है। ये उनकी रोजमर्रा की मुस्कुराहटें पीता है, उसी से इसकी उम्र बढ़ती है। और जानते हैं जलपरियों से भालू क्या कहता है? क्या? मुझे देखिए। वह अपनी बात से भटक कर एकाएक अपने हाथों को उलटने पलटने लगती है और उदास हो जाती है। लगता है बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। कितनी झुर्रियां पड़ गई। इसका कोई इलाज है? स्त्री को पटरी पर लाने के लिए डॉक्टर पूछता है, भालू जलपरियों से क्या कहता है? यही कि तुम कब तक गूंगी बनी रहोगी।
अपने आप को अभिव्यक्त करो, अपनी कुव्वत पहचानो, आगे बढ़ो। अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम केवल सुंदर ही नहीं हो, तुम्हारे पास सुंदर विचार भी हैं, सुंदर सोच है, साहस है। अपनी गूंगी जबान को शब्द दो। अभी तुम आधी स्त्री और आधी मछली हो, पोखर में रहने वाली, समंदर में उतरो। तुम्हारा खुलापन तुम्हें पूरी स्त्री बना देगा, एक संपूर्ण स्त्री। तुम्हारे पैर निकल आएंगे। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए धीरे धीरे बताया था। मनोचिकित्सक का मुंह खुला रह जाता है। अधेड़ स्त्री उसे समझाती है, वह पर नहीं पैर कहता है। मनोचिकित्सक के सिर में खुजली होने लगी, जैसे अंदर कीड़े बिलबिलाने लगे हों। युवा स्त्री उसकी स्थिति समझ रही है। वह बहुत सारी बातें खुलकर बताना चाहती है, लेकिन डरी हुई है। भरोसा नहीं कर पा रही कि ये बातें दरवाजों और दीवारों से बाहर नहीं निकलेंगी। इसीलिए जब वह कोई टिप्पणी करती है तो किसी भी सूरत में अधेड़ स्त्री के पति का नाम नहीं लेती। वह खुद को हिम्मत देती है और मामूली हस्तक्षेप करती है। कुछ लोग, अब वो युवा स्त्री बता रही है जो साथ लेके आई है मरीज को, कुछ लोग जैसे यह जानते हैं कि कामयाब राजनीति कैसे हो, काम का भाषण और बयान कैसा हो, कविता कैसी हो, वैसे ही यह भी जानते हैं कि काम की स्त्री कैसी हो। कुछ मामलों में वे बहुत ही क्षमतावान होते हैं। युवती कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले अधेड़ स्त्री बोल पड़ी। वह जानता है कि जलपरियों के पैर नहीं होते, उन्हें खड़े होने के लिए पैरों की सख्त जरूरत होती होगी। उसे जलपरियों की कमजोरियों को समझने में महारत हासिल है। वह इसका बड़े मनोयोग से और लगातार अध्ययन करता है। मनोचिकित्सक फिर से परेशान होने लगा था। बोला, अब तो आप दोनों ही उलझा रहे हैं। साफ साफ बताएं, कोई घटना जो कहानी की तरह हो या कोई दृश्य जो फिल्म की तरह हो। अधेड़ स्त्री ने युवती की ओर देखा, कुछ इस अंदाज से जैसे कह रही हो, तुम ही बता दो। युवा स्त्री ने गला साफ किया, मानो गीत गाने वाली हो। फिर थोड़ा रुक कर बात शुरू की। जामुन के पेड़ से कोई 5 हाथ की दूरी पर एक मेज और 2 कुर्सियां लगी थी। पेड़ के पीछे से चांद झांक रहा था। पत्तियों से छन कर आ रही चांदनी एक लड़की के चेहरे और बालों पर पड़ रही थी, जो राजनीति का राह नहीं जानती थी, लेकिन राजनीति में जाना चाहती थी। चांदनी रात में उसे राजनीति की वर्कशॉप के लिए बुलाया गया था। 2 ही लोग थे, एक वह लड़की और दूसरा रात में राजनीति सिखाने वाला। लॉन में हरी धूप आधी हरी और आधी मटमैली लग रही थी। कभी कभी हरे हिस्से में ओस की बूंदें झिलमिला जाती। मेज पर बियर के कैन, रोस्टेड चिकन, भुने हुए काजू थे, एक डायरी थी, एक पेन। युवती ने अपनी जांघों के पास से उघड़ आई लेगिंग को कुर्ते से ढांपते हुए कहा, उस चांदनी रात में लड़की को राजनीति का कुपाठ सिखाया गया। लड़की की भूरी भूरी प्रशंसा के मंत्र जाप से चांदनी की शीतलता में सौंदर्य धीरे धीरे पिघलने लगा। पिघलते सौंदर्य को जब हथेलियों में समेटा जा रहा था, तब मेरी सहेली बेडरूम की बत्ती बुझाकर खिड़की से देख रही थी। लड़की को बताया गया कि स्त्री और पानी, वो बता रहा है जो वर्कशॉप ले रहा है, लड़की को बताया गया कि स्त्री और पानी एक जैसे होते हैं। जितना गहरे नीचे उतरोगे उतना ही ऊपर उठोगे। उस रात लड़की को पता चल गया कि राजनीति कुछ नहीं, कुरूपताओं का कोलाज है। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपनी सहेली की ओर संकेत करते हुए बताया कि इस तरह का प्रशिक्षण लेते इन्होंने कई राजनीतिक कार्यकर्त्रियों और कवियत्रियों को देखा है। वह प्रशिक्षु महिलाओं को राजनीति के या साहित्य के आसमान में पहुंचा देने का बड़ा ही विश्वसनीय आश्वासन देता है।
वह अपने प्रभामंडल से चकित करने के लिए कई तरह के लटकों, झटकों और जुमलों का इस्तेमाल करता है। अब मनोचिकित्सक पूछ रहा है युवा स्त्री से, आप कविताएं लिखती हैं या राजनीति में आपकी रुचि? मनोचिकित्सक ने युवा स्त्री से प्रश्न किया तो उसने सिर झुका दिया। वह सफाई देना चाहता था कि उसने युवती की बेहतरीन और सिर के ऊपर से निकल जाने वाली हिंदी से प्रभावित होकर यह सवाल पूछा था, लेकिन जानता था कि सफाई देना और भी हास्यास्पद होगा। अधेड़ स्त्री के पति के बारे में लगभग निर्मम खुलासे और युवा स्त्री के सिर झुका लेने के बाद तीनों के बीच सन्नाटा पसर गया। सभी एक दूसरे की ओर देखने से बच रहे थे। युवा स्त्री ने सन्नाटे को तोड़ने और अपनी झुकी हुई गर्दन को उठाने के लिए फिर से अपनी बात रखी। अति महत्वाकांक्षा कभी कभी बहुत खतरनाक होती है। राजनीति में तो और भी ज्यादा। वह व्यक्ति राजनीति में आक्रामकता की और स्त्रियों के समक्ष विनम्रता की सीमाएं छू लेने में पारंगत है। राजनीतिक हलकों में और स्त्रियों के अंतरंग जगत में उसे चुंबक कहा जाता है। इस पर मनोचिकित्सक ने छोटी सी टिप्पणी की जिसकी कतई आवश्यकता नहीं थी। ओह, तो यह बात है। सिर्फ यही नहीं है, कहते हुए अधेड़ स्त्री निराश और दुखी होने की जगह अचानक बहुत उत्साहित हो गई। मत्स्य कन्याओं को देखते ही उसके मुंह से लार का सोदा फूट पड़ता है। असहाय सा लग रहा मनोचिकित्सक फिर से उसकी सहेली की ओर देखता है और पैड पर कुछ नोट करता है। सहेली भी कुछ कुछ असहाय सी लगती है। अधेड़ लगने वाली स्त्री फिर से बताने लगती है, आपने कभी देखा कोई अपनी अलग अलग दिन की लार को कांच के मर्तबान में संभाल कर रखता हो ताकि उसकी नुमाइश की जा सके? सोचिए। ओह, डॉक्टर इस तरह कहता है जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गया हो। तो ये तो बेशर्मी है। अधेड़ स्त्री को वह बेशर्मी याद करते हुए उबकाई सी आने लगती है। मनोचिकित्सक पूछता है, लेकिन नुमाइश क्यों? पता नहीं, इसके पीछे कोई सोचा समझा इरादा भी हो सकता है। डॉक्टर ने सिर खुजाया। मैं चाहता था आपके पति भी यहां आए, लेकिन लगता नहीं। आप आएंगे? वो नहीं आएगा, मैं चाहती भी नहीं। वह उदास हो गई थी। डॉक्टर ने घड़ी देखी। कोई नया मरीज शायद अभी अभी पहुंचा था। अधेड़ स्त्री ने मनोचिकित्सक के चेहरे को देखा। एक बात बताइए, वो अधेड़ जो मरीज है वो अपने डॉक्टर से पूछ रही है। एक बात बताइए, क्या भालू की लार से एंटीवेनम टाइप कुछ बन सकता है? नपुंसक बनाने वाला वैक्सीन? मनोचिकित्सक स्तब्ध रह गया। वह जान रहा था कि कभी कभी वह अचानक ही सटक जाती है। जब वह सटकती है तो आक्रामक होने लगती है। वह बुदबुदाया, मानो उस स्त्री से नहीं बल्कि अपने आप से पूछ रहा हो कि इतना जहर वह अपने अंदर क्यों पाले हुए। वह तल्ख ज़बां हो गई। आपके चिकित्सा विज्ञान की भाषा में गुस्से को जहर कहते हैं? मनोचिकित्सक घिघियाने लगा। वह आक्रामक लगने लगी। हाथ हिला हिलाकर बोलने लग गई। फर्ज कीजिए आपकी पत्नी अपने प्रेमियों के बारे में आपसे बात करे। उसकी ऊंची आवाज सुनकर डॉक्टर के दोनों सहयोगी फिर से कमरे में दाखिल हुए। पत्नी के प्रेमियों की बात करते ही डॉक्टर उखड़ गया था। अपनी पत्नी का कोई एक भी प्रेम प्रसंग वह नहीं जानता था। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। घबराइए नहीं। अपने गुस्से को काबू करते हुए उसने आहिस्ता से कहा, मुझे आपकी पत्नी के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। केवल कल्पना करने को कह रही हूं। मान लीजिए कि वो विस्तार से बिस्तर का वर्णन करे तो आपको गुस्सा तो आएगा। उसे हम आपके अंदर का जहर कहेंगे। मनोचिकित्सक ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसके सहयोगी बाहर जा चुके थे। झुलसे बालों वाली उसके चेहरे पर आ जा रहे भावों को पढ़ रही थी। अचानक ही वह फिर से फट पड़ी। गुस्सा क्या होता है यह आप नहीं जान सकते, क्योंकि आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन मेरा बस चले तो मैं। एक सहयोगी ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अब वो डॉक्टर पूछ रहा है, आप क्या? डॉक्टर ने पूछा।
मैं उसका क्या, वह अपनी 2 उंगलियां खोलकर कैंची का निशान बनाती है और झट से 2 उंगलियों को मिलाकर कहती है खचाक। क्या काटा? डॉक्टर घबराकर पूछता है। वह जवाब देने की जगह भौहें चढ़ाकर हवा में देखने लगती है, जैसे रूठ गई हो। डॉक्टर प्रश्न भरी निगाहों से युवा स्त्री की ओर देखता है, फिर जल्दी से कुछ नोट करता है। युवा स्त्री मुंह फेर लेती है और छत की ओर देखने लगती है, जहां सफेदी के बीच लटके पंखे के अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर की घबराहट बढ़ने लगी। उसकी कनपटियां उसके कानों में साए साए बजने लगी थी। मरीजों की हालत देखकर वह कभी इमोशनल नहीं होता, बल्कि कई बार बातचीत में रस लेने लगता है, लेकिन उन्हें बेकाबू होते देख वह घबरा जाता है। इसीलिए वह अपनी मेज पर पेपरवेट या ऐसी कोई भारी चीज नहीं रखता। कांच का सामान या धारदार वस्तुएं उसके पूरे कमरे में कहीं नहीं मिलेंगी। वह उठकर खड़ा हुआ और अपना मुंह युवा स्त्री के कान के पास ले गया। युवा स्त्री घबरा जाती है। हालांकि विश्वास नहीं होता कि डॉक्टर खुल्लम खुल्ला कोई बेहयाई करेगा। वह चेहरा पीछे हटाने की कोशिश करती है। डॉक्टर बुदबुदाता है, कोई धारदार या नुकीली चीज इनके हाथ में नहीं पड़नी चाहिए, चाकू, कैंची, पेचकस वगैरह वगैरह। वह अंगड़ाई ले रही अधेड़ स्त्री की ओर देखते हुए कहती है, ये तो उस आदमी के मुकाबले जरा भी खतरनाक नहीं है। कुछ लोग धारदार चीजों के बगैर नुकसान पहुंचा देते हैं। ये खुद को नुकसान न पहुंचाए इसलिए कह रहा हूं। डॉक्टर धीरे से बोला। युवती ने बताया कि वह उसका आशय समझ गई। वह तो केवल यह बताना चाहती है कि हिंसा हथियारों और औजारों के बिना भी हो सकती है। मनोचिकित्सक के अंदर सिगरेट की तलब और पानी की प्यास हुक की तरह एक साथ उठी। वह मरीज के रुखसत होने से पहले ही बाहर निकलने को उतावला हो गया। बस समाप्त हुई कहानी। धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, और खास तौर पर जयप्रकाश करदम जी। मैंने आपकी कहानी का आनंद लिया और ये मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूं कि एक बेहतरीन कहानी आपकी आज मुझे सुनने के लिए मिली और आपके मुंह से उसका पाठ हुआ। ये बहुत अच्छा लगा मुझको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तिवारी जी, आपका कहानी पाठ काफी अच्छा लगा हमें। दोनों ही कहानियां सुनने में काफी मजा आया तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मजा आने वाली कहानियां तो लिखी ही नहीं जा रही है। उन कहानियों पे तो हम बात ही नहीं करते जो इसके लिए लिखी जाती है। बट ये कहेंगे कि हाँ, दोनों कहानी का पाठ बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत अच्छी कहानियां आपने चुनी, बहुत अच्छा पाठ किया। पगड़ी पहन के पितृसत्ता कैसे काम करती है, एक कहानी से वो मतलब दो पता चला, पगड़ी उतार के भी वो काम करती है ये भी पता चला। राकेश तिवारी जी बहुत सशंकित थे इस बात को लेके कि मैं खतरनाक कहानी का पाठ करूं या नहीं करूं। बड़े पसोपेश में थे ये रात के 1-2 बजे तक भी, कि इनको लग रहा था ये कन्वे नहीं होगी। बट एक आपकी कहानी, एक आपका पाठ का कौशल, इसका जितना महत्व है इस कहानी को संप्रेषित होने में, उससे अधिक महत्व इस बात का है कि पराग चोरों की कमी नहीं है दुनिया में। इसलिए जिस भी स्त्री ने इसे सुना होगा, हर कोई मतलब हर किसी का तो कुछ चुराया हुआ ही है। जाति या धर्म या जेंडर के नाम पे इतने पराग चोर हैं कि हमारा सामना रात दिन उनसे होता है। तो जो जयप्रकाश करदम जी की कहानी में भी जो एकदम जनभाषा के जो मुहावरा है, जिन मुहावरों में वो अपना काम कर जाती है, और आपकी भाषा में जो सभ्य जगत है वो जो बिना कहे काम करती है अपने एक्शन में, या जो अच्छा कहने के नाम पे जो कर जाती है, वो सारी चीजें पता चली। और बहुत ब्यूटीफुली ये बात हुई कि अगर वो पराग चोर के नाम पे वो जिसका भी नाम लेना चाहे, मधुमक्खी या किसी का, तो हमारी प्रकृति और पशु जगत में उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे विशेषण लग रहे हैं। उसको लग रहा है नहीं ये तो बहुत प्यारा है, नहीं ये तो बहुत कोमल है, तो उस हिंसा तक तो कोई भी विशेषण नहीं हो पा रहा है। तो ये जो बसंत की आहट कार्यक्रम,
इसी चीजों के लिए है कि मतलब एक तरीके से कि जो पराग चोर, ऐसे पराग चोर तो कम से कम नहीं चाहिए। उस दुनिया को बनाने की एक ये पहल है कि जिसमें अगर पराग चोर हो भी तो वो वैसे हो जिनको हम मधुमक्खी कह सकें, जिनको हम कुछ अच्छा कह सकें, है ना। कोई भी कोमल चीज जो प्रकृति और पशु जगत में या मानवीय जगत में है, वो शब्द जिन पुरुषों पे नहीं फिट हो पा रहे हैं, उन पुरुषों से रहित जिंदगी दुनिया बनाने में मुझे लगता है कि हर संवेदनशील पुरुष साथ ही है। वो चाहता है कि ऐसी दुनिया बने, और ये मुझे लगता है कि इसी सब के लिए आप सब भागीदारी कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और हम एक लोकतांत्रिक जीवन की तरफ बढ़ सकेंगे जो कि समानता के मूल्यों पे जिएगी। इस चीज के लिए आप दोनों ने हमें सहयोग किया, इसके लिए मैं आप दोनों की बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ जो श्रोता लोग हैं, वैसे तो वो उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मौका था कि वो आप दोनों को ऐसे रूबरू देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, लेकिन वो इस पे वो भी विशेष धन्यवाद का पात्र हैं, क्योंकि हम लोग ये कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं तो उनको टाइम निकालना होता है, और अक्सर ही वो लोग इसको लाइव के बाद देखते हैं, क्योंकि हमारे 2 लाइव तो पक्का ही चल रहे हैं एक दिन में, और वीडियो भी अपलोड होती रहती है, तो टाइम निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है जो हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और शायद हम लोग कार्यक्रम के बाद किसी आलोच की टिप्पणी की व्यवस्था करेंगे इन सब कहानियों पे। धन्यवाद आप सबका। और जाने से पहले सबका और आपका भी विशेष तौर पर और एक जाते जाते एक सूचना देना चाहूंगी कि आज शाम को 6 बजे काव्य गोष्ठी है, जो हम लोग रोज ही ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग दोपहर तक हम लोग गद्य पे करते हैं। कोई प्री प्लानिंग तो थी नहीं, अचानक 8 मार्च को आया अब दिमाग में ये विचार, और उदार कुछ पुरुष लेखकों की वजह से वो इम्प्लीमेंट हो पाया। बाई चांस है कि जिस दिन बात की जयप्रकाश करदम जी से, वो 12 बजे खाली थे, पहला फोन उन्हीं को गया था इस कार्यक्रम के दिमाग में आते ही, तो वो ऑटोमेटिकली 12 दिन का टाइम जो है गद्य के लिए फिक्स हो गया। तो शाम को हम कविता के सहारे बात करते हैं, जेंडर संवेदना की, समानता के मूल्यों की, सुबह हम गद्य से करते हैं। इसकी हमारी 7वीं कड़ी में बजरंग बिहारी तिवारी जी कल बात करेंगे दलित स्त्रीवाद की सहारे की यही एकमात्र मुक्ति की राह हो सकती है इंसानियत की, इस पे उनका वक्तव्य होगा। और आज शाम और कल शाम तो हम कविता काव्य गोष्ठी में मिलेंगे ही। तो आप सबके साथ जुड़ने के लिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। धन्यवाद।